गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आकाशगंगा यानी ज्योग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंट जो मोस्टली ज़्यादातर रेलवे, यूपीएससी, एनटीपीसी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा को अपन किस नाम से और जानते हैं? मिल्की वे या गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। और ये किस आकार में है? सर्पिल आकार में। इसमें धूल, मिट्टी के कण और लाखों करोड़ों स्टार्स हैं। उसका भाग है सूर्य। सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है, एक स्टार ही है। हमारे जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक ग्रह को हटा दिया गया है, अब 8 ग्रह हैं। अक्षांश रेखा है, सबसे जो कर्क रेखा है इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। आपको पता ही होगा अक्षांश रेखा का मतलब सीधी ये आडी लाइन है। ओके। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में। अंटार्कटिका व्रत यानी 66.5 डिग्री दक्षिण में। यानी ये सब किसके रेस्पेक्ट में है? किसके रेफरेंस में है? भूमध्य रेखा के। ओके। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री के। ऊपर वाले उत्तर, नीचे वाले दक्षिण। ओके। अब ग्रीष्मकालीन अयानात मतलब आयन मतलब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए योग दिवस मनाने का जो भारत ने प्रस्ताव रखा था और 21 जून 2015 से लेकर अभी तक अपन योग दिवस मना रहे हैं। और इसलिए 21 जून को मान्यता दी क्योंकि उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ओके। शीतकालीन अयानांत 22 दिसंबर ये होता है। 22 दिसंबर मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध है उस समय क्या होती है? मकर रेखा पर सूर्य सीधा उसकी सीधी मतलब एक लाइन मतलब प्रकाश गिरता है। और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। मतलब उस दिन दिवस बड़ा होता है। और इस दिन दिवस बड़ा होगा 22 दिसंबर को। ओके। मकर रेखा पर। ओके। अगला है देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा किसके लिए होती है? कुल देशांतर तो आपको पता ही है 360 होती है। स्थानीय समय क्या होता है कि दोपहर 12 बजे को जो सूर्य जब ठीक ऊर्ध्वाधर मध्य में होता है ना उसको बोलते हैं स्थानीय समय। और ये जो समय होता है प्रत्येक 1 डिग्री में कितना अंतर होता है? एक देशांतर में 4 मिनट का। और ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री देशांतर है जो जिसको अपन मीन टाइम बोलते हैं। ओके। इसके रेस्पेक्ट में ही सभी जो टाइम होता है समय का निर्धारण होता है। और जो भारत का मानक समय है वो 82.5 है मतलब 82.5 पूर्व देशांतर पर है जो इलाहाबाद से गुजरता है। ओके। और ग्रीनविच से कितना आगे है? ये 5.5 घंटे आगे है। यानी इंडियन भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या है? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि सबसे मेन इसमें IST कितना डिग्री है, कहाँ से है और कितना आगे है। ये ध्यान रखना कि ग्रीनविच से अपना 5.5 घंटे आगे है ना कि पीछे है। कभी आगे पीछे में भी अंतर आ जाता है। ओके। अगले क्वेश्चन अगले अपन देखते हैं कि अब ग्रह के बारे में अध्ययन करें तो कितने ग्रह हैं, कितना क्या होगा उसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि जो ग्रह हैं अपने अभी अपन ने बोला कि सौरमंडल के कुछ तथ्य याद रखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। ओके। सबसे सर्वाधिक दूरी पर वरुण। पृथ्वी के निकटतम कौन सा है? शुक्र। इंपॉर्टेंट। चमकीला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट, शुक्र। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा। सूर्य क्या है? तारा है। वो सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सिरियस। अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। उपग्रह क्या होता है आपको पता ही है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सबसे शीतल ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। ओके। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? ये भी कभी कभी पूछा जाता है। गैनीमेड।
सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। नीला ग्रह कौन सा है? कहाँ रहते हैं अपन? पृथ्वी पर। तो नीला ग्रह कौन सा हुआ? पृथ्वी। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे बोलते हैं? शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं? वो भी शुक्र को। हरा ग्रह नेपच्यून को। और बड़े धब्बों वाला ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। और स्वर्ग का भगवान बृहस्पति। अधिकतम दैनिक तापमान दर कहाँ से होता है? मतलब जहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वो बुध में होता है। ओके, समझ में आया? बहुत अच्छे से एक ये मतलब मैं इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ जो मोस्टली पूछे जाते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं ये आपको पता चल ही गया होगा। अक्षांश, देशांतर। अक्षांश का मतलब ये आडी लाइनें होती हैं, ठीक है, आडी लाइन्स पृथ्वी पर। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर बोलते हैं। 90 डिग्री उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी अक्षांश, और 90 डिग्री दक्षिण में तो दक्षिणी अक्षांश। ओके, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अगला आता है कि जो कुछ इंपॉर्टेंस रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री उत्तर में है तो वो कर्क रेखा कहलाती है, और दक्षिण में है तो वो मकर रेखा कहलाती है। ओके, और 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत हैं, और 66.5 डिग्री जो दक्षिण में है वो अंटार्कटिका व्रत है। ओके, और अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा समान होती है। और 1 डिग्री अक्षांश कितना होता है? 111 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीज। ओके ओके, अगला देखते हैं अपन देशांतर। देखो देशांतर क्या होती है? जो पृथ्वी पर ये पृथ्वी मान लो तो ये जितनी भी लाइंस वगैरह होगी वो क्या बोलेगी? देशांतर। देशांतर किसके लिए होती है? 1 डिग्री देशांतर भी 111 किलोमीटर ही होता है, लेकिन जब भूमध्य रेखा है 0 डिग्री देशांतर, इसके उत्तर में 30 डिग्री और दक्षिण में 30 डिग्री, वहां पर ये डिस्टेंस हो जाती है 96.5 किलोमीटर। ओके, बस इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं अपन। ओके, अगला है देशांतर। अब मानक समय, किस तरह समय का निर्धारण होता है ये इंपॉर्टेंट है कि भाई समय का निर्धारण कैसे करें। समय का निर्धारण करते समय देखो 15 डिग्री या 4 मिनट। 15 डिग्री का मतलब हो गया 1 घंटा, और 4 मिनट में मतलब 1 डिग्री। ओके, ये ध्यान रखना। अब इसमें जो मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है कि ग्रीनविच, ये पृथ्वी का मानक समय मैंने बता ही दिया आपको। जो अपना पृथ्वी नहीं, भारत का जो मानक देशांतर विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है, और मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर चुनकर केवल एक समय निर्धारण बनाया गया, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे, यानी 5 घंटे और 30 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आप जैसे भारत में अगर ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? 5:30, यानी 5.5 घंटे आगे है। ओके, अगला एक क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या चीज़ है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, ये क्या होती है? अल्सेशियन द्वीपों में जिसकी सीमाओं पर क्या है? आइलैंड है, सीधे मार्ग से वितरित होती है, एक जिग जैग के रूप में आती है। ये थोड़ा सा एक जिग जैग के रूप में आती है, ये क्वेश्चन आता है। अब ये बहुत सिंपल है, ये ज़्यादा अब ध्यान रखने वाली बात चीज़ यहाँ पे है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पश्चिम से पूर्व की ओर तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री अर्थात जापान से यूएसए एक दिन दोहराते हैं, और इससे पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान तक पार करने वाला यात्री एक दिन खो देता है। ध्यान रखने वाली बात है, एक दिन खो देता है। अगला ओके, ये बहुत ही जैसे अपन बोलते हैं कि भाई भारत और अमेरिका के बीच दिन रात का अंतर रहता है, कि कभी वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के उस पार है। ओके, अगला कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्षांश रेखा है उनके बारे में देखें अपन। तो एक कर्क रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। आर्कटिक 66 डिग्री उत्तर में, और अंटार्कटिका। ये अब मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि वास्तव में ये अपन क्यों मनाते हैं 21 जून का, ये रहा रीज़न। आर्कटिक क्षेत्र में 66 डिग्री दक्षिण में है। हर वर्ष के 2 आयांत आते हैं, जिसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर पड़ता है, और शीतकालीन में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर पड़ता है। ओके, इसलिए अपन ने मनाया था 21 जून को, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन है 21 जून। ओके, अब मोस्टली और इम्पोर्टेंट देखें, देशांतर रेखा आपको समझ में आ गया। टोटल कितनी देशांतर रेखा है? 360 है। 0 डिग्री देशांतर है। ओके, अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपन देखते हैं पृथ्वी के बारे में।
कुछ बारे अब मतलब अपन पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी, अब अपन ने पृथ्वी को क्या बोला, नीला ग्रह। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी की परिधि कभी नहीं पूछी जाती है, पृथ्वी का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता, उपसौर भी कभी नहीं पूछा जाता है, अपसौर, उपसौर और अपसौर कभी कभी पूछा जाता है। अपसौर उपसौर क्या होते हैं, मतलब उपसौर का मतलब होता है कि जब पृथ्वी है ना सूर्य के अधिकतम निकटतम होती है, और अप मतलब वैसे भी बुरा होता है, अप शब्द, तो अप मतलब जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। ओके, पृथ्वी का आकार कैसा होता है कभी कभी पूछा जाता है, गोलाकार या चपटा या दीर्घ वृत्ताम है, यानी लगभग गोलाकार है। ओके, ये ध्यान रखना। अब पृथ्वी की गतियाँ पृथ्वी कितनी गति से घूमती है, 2 गतियाँ होती हैं, आपको पता ही है। जैसे दिन रात कैसे होता है पता चलना है, घूर्णन और दैनिक गति, और एक परिभ्रमण या वार्षिक गति, 2 प्रकार की गति। घूर्णन गति से क्या होगा, 23.5 मतलब 23 घंटे और 56 मिनट और 40.9 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। ओके, भूमध्य रेखा पर घूर्णन वेग कितना है, 1667 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये जब घूर्णन करती है तो इससे क्या क्या होता है, घूर्णन करने से क्या क्या होता है, घूर्णन करने से आपको पता ही है दिन रात होता है, 2 देशांतरों के मध्य 1 घंटे का अंतर होता है जो 15 डिग्री दूरी पर होते हैं। पवन और महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रतिदिन ज्वार भाटा का उठना या गिरना किसकी वजह से होता है, घूर्णन के कारण होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून है, जबकि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, भूमध्य रेखा पर दिन व रात लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, ध्यान रखना। ये कभी कभी पूछा गया है कि भूमध्य रेखा पर दिन व रात लगभग होते हैं, तो क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके, अगला परिभ्रमण, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार समप्रति गति है। ओके, और वो चक्कर लगा रही है, इससे बोलते हैं परिभ्रमण गति। ये मतलब परिभ्रमण गति, आपको कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसका कितना समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगते हैं, यानी लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसीलिए आप बोलते हो कि मतलब क्या बोलते हैं, हर 34 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। ओके, 365 दिन सामान्य दिन और 366 दिन, ओके, इसलिए बढ़ जाते हैं। अब ये जो परिभ्रमण के क्या परिणाम होंगे, एक तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ओके, वर्ष के अलग अलग समय पर दिन रात की लंबाई अलग अलग हो रही है, पवन पेटियों का स्थानांतरण हो रहा है, अक्षांशों का निर्धारण हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए बस। ओके, अगला चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण आपको पता ही है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अब पूर्णिमा के दिन घटित होता है, हालांकि ये पूर्णिमा के दिन नहीं होता क्योंकि चंद्रमा बहुत छोटा है, इसकी कक्षा का तल पृथ्वी कक्षा के तल के संदर्भ में लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है। सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। बस ये बात याद रखनी है आपको, ज़्यादा मतलब इसमें फोकस ध्यान लगने की, क्योंकि आपको अगर आप मतलब उसके कंसेप्शनल में जाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है। अगला पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक बार अध्ययन करें अपन, तो पृथ्वी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो भूपर्टी, मेटल और क्रोड। भूपर्टी मतलब क्रस्ट यानी ऊपरी भाग, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसको क्या बोलेंगे, भूपर्टी कहेंगे। ये पृथ्वी के अंदर कितना है, 34 किलोमीटर है, बस ये ध्यान रखने वाली बात। इसमें क्या है, बेसाल्ट की चट्टानें हैं। इसकी 2 सीमाएं होती है, ध्यान रखना, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिका और एल्यूमिना है, और सीमा में क्या है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसके नाम में ही छिपा हुआ है, सी बोले तो सिलिकॉन, सी बोले तो सिलिकॉन, और यहाँ पे बोले हैं एल्यूमिना, एल्यूमिना, और माँ बोले तो मैग्नीशियम। ओके, ये ध्यान रखना बस, ये जो इंपॉर्टेंट है ना बस वो याद रखना है आपको। पृथ्वी की जो मेटल है वो 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र है, और वो बेसाल्ट की चट्टानों से बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। अगला पृथ्वी का क्रोड, मतलब बीच जो अंदर वाला भाग है क्रोड, पृथ्वी के केंद्र को लोहा और निकेल में निर्मित है, जो मोटाई के लगभग 3400 किलोमीटर है। ये ध्यान रखने वाली बात है, लोहा और निकेल है, ये ध्यान रखना। ओके, अगला आता है भूकंप। आपको बताइए बस, ये भूकंप क्यों आता है, कैसे नहीं आता है, ये ध्यान रखना नहीं है आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब भूकंप आता है तो क्या होता है। आपको भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सिस्मोमीटर में। ओके, यानी भूकंप मापी यंत्र या सिस्मोमीटर, इसको बोलते हैं, सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है बस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपन अध्ययन कर रहे हैं आज। ओके, आप बोलोगे तो मैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला ज्वालामुखी।
अब ज्वालामुखी क्यों आता है, लावा बहता है, ये वाली बात याद रखने वाली बात है। शंक्वाकार होता है, ये वाली मैग्मा बोलते हैं उसको, जो बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्मा, ये ध्यान रखना है। ओके, अगला है कि ज्वालामुखी के प्रकार। अब ज्वालामुखी कई प्रकार से होते हैं, आपको पता ही है कि ज्वालामुखी बेसाल मतलब जब भी आता है तो बड़ा विस्फोट होता है। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। ओके, जो ज्वालामुखी मतलब टाइप बहुत है, ध्यान रखने वाली बात है कि कई इस तरह के होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखने वाला है कि सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी में कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि जो समय समय पर फूटते हैं, जैसे लोहा, सिसिलिया मेटली, भूमध्य सागर में स्ट्रोबेली। निष्क्रिय ज्वालामुखी मतलब वे जो लंबे समय से शांत हैं लेकिन जिसमें विस्फोट होने की संभावना होती है, जैसे जापान में फुजियामा है, इंडोनेशिया में क्राकाटोवा है, अंडमान में बेरेन द्वीप ज्वालामुखी है, बेरेन द्वीप, ये अंडमान निकोबार अपने भारत का है। ठीक है, अगला विश्व में ज्वालामुखी का वितरण वितरण इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस आपको ध्यान रखने वाली बात है एक ये, और क्या होता है ज्वालामुखी। अगला आता है पृथ्वी पर पर्वत। पृथ्वी पर पर्वत जो है वो वल्लित हैं, ब्लॉक हैं, ज्वालामुखी हैं। वलित पर्वत कौन कौन से होते हैं, वलित का मतलब होता है कि मतलब वलित पर्वतों का निर्माण वलय नामक भूगर्भीय प्रक्रिया के दौरान हुआ है। ये विवर्तन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि भाई क्या होता है पृथ्वी पर। अब मतलब प्राचीन पर्वत, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्राचीन पर्वत जो भारत का कौन सा है, अरावली है, बस ये ध्यान रखने वाली बात। और अवशिष्ट पर्वत आपको याद रखने वाली बात है, एक तो नीलगिरी है भारत का, और भारत का राजमहल। ओके, ये अवशिष्ट पर्वत है। ये मतलब क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, क्योंकि आपको बस सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखने वाली बात है, बस ये ध्यान रखना है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरण चट्टान और अवसादी चट्टान। ओके, अवसादी चट्टान। अब यहाँ पे अग्नि मतलब ये वाली बात है कि भाई आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है ये याद नहीं रखना है आपको, क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कहाँ से होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा के द्वारा होते हैं। अब आपको ये वाली बात नहीं याद रखना है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट बना होता है, ये वाली बस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा आज। अब ये 3 प्रकार की होती है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, अब इसमें रूपांतरित में इंपॉर्टेंट क्या है, चूने चूने के पत्थर में संगमरमर का, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अब इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपन अध्ययन करेंगे। चूने के पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन हो रहा है, सेल का स्लेट में परिवर्तन और ग्रेनाइट का निस में परिवर्तन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आपका बलुआ पत्थर का क्वार्टराइज में परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये 4 आपको याद रखने वाली बात है, रूपांतरित चट्टान। ओके, तो ये आपको मैंने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। पर्वत भी मतलब इंपॉर्टेंट कौन से हैं, चट्टानें कौन सी इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी, भूकंप, अपना सौरमंडल, कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताए मैंने। कैसा लगे आपको, जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।